हर्ष सांघवी पर नजर रखिएगा, ये गुजरात में मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मैं भूपेंद्र भाई पटेल का सैनिक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सैनिक। आपको सब लोग कहते हैं कि आप गुजरात के भविष्य के अमित शाह हैं। अमित भाई जिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वहाँ का मैं एक बहुत छोटा सा स्टूडेंट हूँ। ये अचानक से जो मुंद्रा का पोर्ट है वहां पे इतनी ड्रग्स पकड़ी जा रही है। आप सोचिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे गुजरात की धरती पे आके ये बताएंगे कि ड्रग्स का कारोबार चलता है। हर्ष सांघवी के पास ये अंदर की जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने ईसुदान गढ़वी की जगह मेधा पाटकर को सीएम फेस तय कर लिया था। पूरे गुजरात को पता चल गया था। तो हर्ष सांघवी जैसे युवाओं को 15, 20, 50 लोगों की टोली बना के गौ रक्षा क्यों करनी पड़ी, जबकि इतनी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है। तो गौ हत्या रोकना क्या पाप है? बस वो प्रयास हम करते हैं। अब उसको कोई राजनीति समझे तो हम क्या करें। पिछले हलफनामे से इस हलफनामे के बीच में आपकी पत्नी की संपत्ति में कितने फीसदी का इजाफा हुआ मंत्री जी? भाजपा से जब भी बात करिए तो वो जो पहले से समृद्ध इलाके थे उनकी समृद्धि गिना देते हैं, लेकिन आदिवासी इलाकों की समृद्धि का क्या? चुनावी सफलता नहीं मिलती उस बेल्ट में। 2002 से लेके 17 तक का डेटा उठा के देखो, सफलता मिली है। डांग से लेके आप देखिए कितने सीट्स हैं। मैं सीटें देखने के बाद ही कह रहा हूँ हर्षा, और आपको तो रटा होगा वो आंकड़ा। ओरिवा कंपनी के मालिक हैं, उनका तो नाम तक नहीं लिखा गया एफआईआर में। आपने अगर एफआईआर पढ़ते आप तो आप जी एफआईआर की कॉपी है मेरे पास जी, आप पढ़िए। हाँ, उसमें देखिए क्या उसमें ओरेवा शब्द नहीं है एफआईआर में। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले अस्पतालों का रातों रात जिस तरह से रंगरोगन हुआ, इससे हम सबसे ज्यादा दुखी है। शराबबंदी कागज पर तो है। आप समाज को साथ में लेके किस प्रकार से वो दूषण को बाहर ले जाए, वो भी प्रयास सबको साथ में मिलकर करना चाहिए। बड़ोदरा गए आप रूठे विधायकों को मनाने, मिले ही नहीं वो आपसे। ये तो हमारे परिवार की आंतरिक मामले है। भूपेंद्र भाई पटेल का एक भी इंटरव्यू नजर नहीं आया चुनाव के समय, जबकि मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा बात करते हैं। मुझे लगा था कि ये प्रश्न आपने बाकी क्यों रखा अभी तक। मैंने आपको निराश नहीं किया। जमघट, लल्लन टॉप का वो मंच जहां सत्ता के दावेदारों से सवाल पूछे जाते हैं। हम गुजरात में हैं और जमघट के इस सत्र में हमारे मेहमान हैं गुजरात के सबसे चर्चित मंत्री, पोर्टफोलियोज की संख्या के लिहाज से भी और महत्ता के लिहाज से भी, क्योंकि इनके पास होम मिनिस्ट्री भी है, इनके पास डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, इनके पास युवा मामले भी हैं, पुलिस भी है। तो ऐसे कई विभाग हैं और युवा तो ये हैं ही। हर्ष सांघवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जमघट में। नमस्ते। चुनाव का टाइम है, वक्त कम है, मुद्दे पर आते हैं। नौजवान तबीयत के लोग वैसे भी इधर उधर की बात कम करें तो बढ़िया है। आपको सब लोग कहते हैं कि आप गुजरात के भविष्य के अमित शाह हैं। इस तमगे पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, ये अमित भाई जिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वहाँ का मैं एक बहुत छोटा सा स्टूडेंट हूँ। मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं ने उनके पास काम करते हुए हमें सीखने मिला है। कब मिले आप पहली बार अमित शाह से? काफ़ी साल हो गए। बताइए। 2007-08 में जब मैं युवा मोर्चा का काम कर रहा था, तब मैंने उनको बहुत करीबी से काम करते हुए देखा है। वो संघर्ष और साहस सह के विकास की गति गुजरात को आगे बढ़ाने ले जाने वाले में से एक आदमी है। उनके पास बहुत कुछ सीखने के लिए। सब पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि आप अमित शाह के द्वारा हैंड पिक किए गए हैं भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में इस काम के लिए। मैंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के को काम करते हुए बहुत करीबी से देखा है, और मैंने आपको बताया कि मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के लिए ये दोनों व्यक्ति प्रेरणा रूप है। हमने उनसे काम सीखा है, वो उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि CR पाटिल, सूरत के सांसद और गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनके उभरते हुए कद को चेक करने के लिए, बैलेंस के लिए भी हर्ष सांघवी को प्रमोट किया गया है ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे। देखिए, मैं कई साल से CR पाटिल जी मेरे सांसद हैं, और उनके साथ, उनके नीचे मैं उनके ही लोकसभा क्षेत्र में एक विधायक हूँ, और कई सालों से उनके पास भी मुझे काम करते हुए काम सीखने को मुझे अवसर मिला है। वो यही लोकसभा के सांसद हैं।
भारतीय जनता आपकी पार्टी मजूरा सीट नवसारी सीट पर लोकसभा में भारतीय रहती है। जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ हर एक कार्यकर्ता अपने नेता के पास काम सीखता है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैं इन दोनों से काम सीखता हूँ। सीआर पाटिल से भी। जी, बढ़िया। कहाँ से शुरू हुआ हर्ष सांघवी का सिलसिला? जिससे भी बात करिए सूरत में, हर कोई कहता है कि हर्ष सांघवी अब इनकार करते हैं, उन्होंने वीडियो भी डिलीट करवा दिए, लेकिन उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत बीजेपी से नहीं एनसीपी से हुई थी। वो प्रफुल्ल पटेल के करीबी थे और यहाँ के एक एनसीपी के नेता थे नारायण ओड, उनके भी करीबी थे, उनके कार्यक्रम आयोजित करवाते थे और उस दौर में उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बयान भी दिए थे। क्या है आपका सत्य? मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सभी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए लोग हों। जी। मेरा पूरा परिवार का इतिहास आप निकाल लीजिए। दूसरी चीज, यहाँ पे तभी एयरपोर्ट के लिए आंदोलन चलते थे, वही एयरपोर्ट के लिए आंदोलन का एक भाग मैं भी था। मेरे साथ मेरे सूरत के कई नौजवान जुड़े हुए थे और तभी प्रफुल्ल पटेल एयरपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे। यूपीए सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर। जी। हम लोग उनको सूरत डेलीगेशन की ओर से कई बार मिलने भी गए थे। वो सूरत भी आए थे। गवर्नमेंट के कई कार्यक्रम, कम से कम 4 से 5 कार्यक्रम एयरपोर्ट को लेके उस वक्त जो हुआ था, उसमें मैं भी एक महत्व का हिस्सा था। वो कौन सी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, तब वो एयरपोर्ट मिनिस्टर थे देश के। देश के एयरपोर्ट मिनिस्टर होने के नाते हम लोग उनको जरूर से मिलते थे। अच्छा, तो वो एक सामाजिक मेल मिलाप था, उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं। सामाजिक मेल मिलाप। और नारायण ओड के साथ? नारायण ओड उनके अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके साथ घूमते। आज भी वो मेरे चुनाव में मेरी ऑफिस में भी आके बैठते। क्या करना है उससे? एनसीपी के नेता बीजेपी के कैंडिडेट में आकर बैठते हैं। मैं और मेरे कांग्रेस के कैंडिडेट गले मिलके हम लोग दोनों फॉर्म भरने गए। क्या एकदम सामाजिक सद्भाव। हम दुश्मन थोड़ी ना है किसी के। बिल्कुल। हम, ये दृश्य पूरे सूरत ने देखा है, पूरे गुजरात ने देखा है। मेरे दो चुनाव मैंने जिनके सामने लड़े थे, धनपत भाई जैन हो या अशोक कोठारी जी हो, आज भी मेरे पारिवारिक संबंध है। चुनाव का अपना जो राजनीतिक चुनाव अलग बात है भाई साहब, और सामाजिक जीवन अलग बात है। इसी तरह की चुनाव में विचारधारा आपकी अलग अलग पार्टियों के साथ जरूर से हो सकती है, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए, समाज की एकता के लिए सभी व्यक्तियों को एक होना बहुत जरूरी है। चुनाव के हिसाब से चलते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप चुनाव के मंच से जो सही है आप बोलिए, लेकिन नीचे उतर के वो बैर नहीं रख सकते हो आप एक दूसरे के साथ। नीचे उतर के आपको एक साथ मिलके कैसे ये क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाना है, वो विचार के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी तरह की सोशल कर्टसी अल्पेश कथेरिया और गोपाल इटालिया के साथ भी रहती है। देखिए, अल्पेश पहले विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहता था। सामाजिक स्टेज के माध्यम से वो लोगों ने अपनी राजनीति की शुरुआत की है। मेरा ये मानना है कि राजनीति में सभी लोगों को अपना नसीब आजमाने का हक है, लेकिन राजनीति के माध्यम से समाज के बंटवारे की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। अल्पेश एक युवान है, वो अपना नसीब आजमा रहे हैं। गोपाल इटालिया का पूरा इतिहास सबके सामने है, उनकी मैं कुछ बात करना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, आपके इतिहास पर चर्चा होती है हर्ष, तो आपके गौरक्षक अवतार पर खूब बात होती है। या मेरी तो आप इतिहास देख लीजिए तो गौरक्षक, सिकल सेल एनीमिया के काम, यहाँ पे स्टूडेंट्स बुक बैंक के काम, ये सभी काम, और आपने जो राजनीतिक पार्टी बताई उसके विचार कभी मिलते नहीं है। गौरक्षा के साथ मैं कई सालों तक जुड़ा रहा और आज भी मैं उसका काम कर रहा हूँ। देखिए, गुजरात के महत्तम लोगों का गाय के प्रति एक अलग ही श्रद्धा है हमारी। हमारे वहाँ कोई भी शुभ काम होते हैं तो गाय माता के पूजन के बाद वो काम चालू होते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो। तो गौ रक्षा पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में काम किया है, वो गुजरात की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, और गौ रक्षा में मैंने सालों से काम किया और आज भी मेरा वो काम चालू है। पर कई लोगों ने हर्ष ये सवाल पूछा कि 1995 से अगर बीच के शंकर सिंह वाघेला और दिलीप पारेख वाले अपवाद को छोड़ दें, लगातार भाजपा की सरकार है,
तो हर्ष सांघवी जैसे युवाओं को 15, 20, 50 लोगों की टोली बना के गौरक्षा क्यों करनी पड़ी, जबकि इतनी गवर्नमेंट एजेंसी है, देखिए, पुलिस है? समाज में विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं। पुलिस कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है पुलिस की, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा किसी की श्रद्धा तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो हमेशा कहीं ना कहीं रास्ते निकाल के अवैध कारोबार चलाने के लिए पहचाने जाते हैं। तो समाज की एक जिम्मेदारी है कि सभी समाज को साथ में लेके ये सामाजिक जो दूषण है वो खत्म करने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है किसी को। हर जिम्मेदारी आप ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि पुलिस ही जाके बंद करवाए। हम लोग ने जिम्मेदारी ली है वो सामाजिक दूषण हटाने की। हम वहाँ बंद करवाने जाते हैं तो बंद करवाने के लिए मात्र नहीं जाते हैं, साथ साथ में वो लोग को सही सोच देने का प्रयास करते हैं कि इससे हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं समाज को एक करने की कोशिश करते हैं। तो समाज और पुलिस ये दोनों की एक बराबर जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी अदा करते हैं। और सब बताते हैं फिर कि इसी से हर्ष की राजनीति भी शुरू हो गई। जी ना, मैं गौ माता के नाम से राजनीति नहीं करता हूँ। मैं गृह मंत्री बना और आज तक मैं कभी नहीं बोला हूँ स्टेटमेंट। आज आपने पूछा इसके लिए जवाब दे रहा हूँ मैं। तो आपकी एक तो खासियत होती है पत्रकारों की, एक तो पहले पूछते हो फिर जवाब देते हो, तो आप बोलते हो कि राजनीति करते। नहीं, मेरा तो ये कहना है कि आप समाज के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, राजनीति का मतलब सिर्फ वोट मांगना नहीं है ना। हाँ, यदि आप किसी एक बच्चे से ये कह रहे हैं बेटा किताब पढ़ा करो, आप मुझे ये बताइए कि गौ माता पे हमें श्रद्धा है? बिल्कुल है। तो गौ हत्या रोकना क्या पाप है? बस वो प्रयास हम करते हैं। अब उसको कोई राजनीति समझे तो हम क्या करें? समाज सेवा, ये समाज की जागरूकता का काम। ऑफ कोर्स। तो राजनीति भी तो वही करती है ना। राजनीति अलग विषय है, वोट के लिए होती है वो राजनीति हम नहीं करते हैं। आप मेरे क्षेत्र की कोई भी गलियों में जाके किसी को भी पूछिए, एक भी व्यक्ति नहीं बोलेंगे कि मैं राजनीति करता हूँ। मैं समाज का सेवक हूँ और सामाजिक आदमी हूँ मैं। आपके बारे में जब कहानियां पूछी जाती हैं, बताई जाती हैं, तो बताया जाता है कि साहब हर्ष बाबू ने जाके लाल चौक पर झंडा फहराया, पिटे, पत्रकारों को सूचित किया कि देखो मुझे कितना मारा, फिर वापस आए तो जगह जगह स्टेशन पर जोरदार स्वागत हुआ और हर्ष सांघवी नेता बन गए। बताइए क्या प्रसंग है? देखिए, हम सबने वो दिन देखे हैं जब कांग्रेस की ये देश में सरकार होती थी। वहाँ पे उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों की सरकार होती थी। हमारे कश्मीर के हमारे ही लाल चौक पे पहले पाकिस्तान के झंडे लहराते थे। आज कोई लाल चौक पे जाएगा तो इसको झंडा लहराना कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन तब का समय ऐसा होता। कौन से बरस की बात है हर्ष? ये 2008-9 की बात है। तब आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के? भारतीय जनता युवा मोर्चा का तभी प्रदेश का महासचिव था, गुजरात प्रदेश का। तो लाल चौक पे तब जाना, झंडा फहराना, ये एक कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहां पे सामान्य तौर पे हम सब ने एक ही दृश्य देखे होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के झंडे। तभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अनुराग ठाकुर जी। उन्होंने एक यात्रा निकाली थी। वो यात्रा जम्मू में रोक ली गई। हम लोग 2 दिन पहले से श्रीनगर में एज एन टूरिस्ट हम लोग वहाँ पे ही लाल चौक के पास एक गुड इंडिया करके एक होटल हुआ करती थी, वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। आप पहले पहुँच गए? हम लोग पहले पहुँच गए थे। हम 2 दिन वहाँ पे रुके। अभी भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के महासचिव हुए प्रदीप सिंह जी वाघेला, तब वो हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, हम उनके साथ गए थे। और 2 दिन पहले गए, वहाँ उतरे, झंडा लहराते ही हम लोग को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमारे पे बहुत ही खराब प्रकार से अत्याचार किया। मारपीट की? मारपीट नहीं, मतलब ये तो 3rd डिग्री मारपीट है। मुझे तो देखा जाओ तो मैं तब सबसे छोटा था, दिखता था भी सबसे छोटा, तो कहीं ना कहीं मुझे कम से कम मारा। सबसे ज्यादा कम मारा? मुझे कम मारा था। लेकिन जो मेरे साथी थे, ये गुजरात के साथी, गुजरात के 3 साथी, उन लोग को सबसे ज्यादा हमारे गुजरात के जो पहले अभी विधायक है डीसा से, शशिकांत पंड्या, उनको बहुत पीटा। इतनी ठंड में ठंडा पानी डाला और जो पीटा है उनको। इस प्रकार का माहौल लाल चौक में मैंने अपने नजरों से देखा। पुलिस वाले क्या कह रहे थे? इल्जाम क्या लगा रहे थे आप पे? आपने अमन शांति भंग की? क्या किया? अमन शांति किस प्रकार की?
मेरे देश का तिरंगा लहराना, बिल्कुल, अमन कहीं भी शांति लहरा भंग करना, सकते ये नहीं बोल पुलिस वाले सकते। क्या कह रहे थे, मैं ये जानना चाहता पुलिस वालों ने अगर कुछ बोला होता तो हम उसका जवाब भी देते। हूं। जिस प्रकार से तब कांग्रेस का जिस प्रकार से उन पे प्रेशर था वो बिल्कुल साफ दिख रहा था। और जिस प्रकार से हम लोग पे उस दिन अत्याचार हुआ, और तब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे मोदी जी। मोदी जी ने खुद इंटरवीन करके हम सबको शाम को 5:30 बजे वहां से छुड़वाया। ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को फोन किया? हाँ, क्योंकि उस प्रकार की हालत हो गई थी। हम लोग लॉकअप में बंद हैं और वो यासीन मलिक वो लॉकअप के बाहर यहाँ वहाँ घूम रहा है, और वो सिगरेट पी रहा था। यासीन मलिक वो घूम रहा था आराम से। तब हो सकता है उसको नजर कैद के लिए वहां पे रखा हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन वो लॉकअप के बाहर घूम रहे थे और हम लोग को लॉकअप के अंदर। जम्मू कश्मीर की इस प्रकार की हालत कांग्रेस के राज में होती थी कि यासीन मलिक जैसे देश तोड़ने वाले लोग लॉकअप के बाहर घूमते हैं, और हम जैसे युवान देशभक्त लोग जो झंडा लहराने गए वहां पे उनको मार मार के अंदर लॉकअप के अंदर बंद कर लिया था। हम लोग जैसे वैसे छूटे। फिर अमित शाह जी तब हम लोग की फोर्टिस हॉस्पिटल में हम लोग की ट्रीटमेंट चालू करवाई थी। तब पे वहीं जम्मू में नहीं, दिल्ली में लेके आए थे हम लोग को। तब अडवाणी जी, सुषमा जी, वो सब लोग जम्मू लेने आए थे। अरुण जेटली जी भी तब थे। तो ये एक दर्दनाक घटना थी। भले तिरंगा लहरा के आने, फहरा के आने के बाद हम लोग हमारे मन में शांति जरूर से थी, लेकिन मेरे देश की धरती पे इस प्रकार के दृश्य देख के हम लोग सही में कहीं ना कहीं एकदम शॉक हो गए थे। कई सालों के बाद अभी वापस एक बार श्रीनगर लाल चौक जाना हुआ। कब गए? 1.5-2 साल पहले। मंत्री बनने के पहले? नहीं, मंत्री बनने से ठीक पहले, थोड़े दिन पहले शंकराचार्य जी के दर्शन करने गया था। लाल चौक देखने गया, मेरे मन को शांति हो गई। मोदी जी को मन में नमन कर लिया, उनको आभार माना कि ये देश के करोड़ों लोगों का सपना उन्होंने पूरा किया। अब लाल चौक पे मेरे देश का तिरंगा लहरा रहा है। अब मेरे जैसे किसी भी युवाओं को दूर दूर से वहां तिरंगा लहराने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। हर्ष, आपने अपने सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया। फिर आलोचक ये कहेंगे अगर महबूबा मुफ्ती इतनी खराब थी तो नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके साथ समझौता करके जम्मू कश्मीर में सरकार क्यों चलाई? जम्मू कश्मीर की जिस प्रकार से डेमोग्राफिक परिस्थिति थी उसमें एक बार के लिए कुछ भी करके कहीं ना कहीं कश्मीर को सुधारने के लिए कोई प्रयास करना जरूरी दिखा होगा, तभी किया होगा। लेकिन इसका जवाब, मतलब मैं तो एक स्टेट का लीडर हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कभी डेमोग्राफिक परिस्थिति इस प्रकार की हो तो हमें वो राज्य को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा। आप कई बड़े नेताओं का अपने पॉलिटिकल करियर के उसमें जिक्र कर रहे हैं कि आप कार्यकर्ता हैं, वो नेता हैं। एक नेता का सब लोगों ने कहा हर्ष अब जिक्र नहीं करते हैं, जबकि उनका भी बड़ा योगदान रहा इनके पॉलिटिकल डेब्यू में, शंकर चौधरी। जी हाँ, मेरे जो नेटिव प्लेस है बनासकाठा से, वो विधायक थे, मंत्री भी रह चुके हैं। 2017 में हार गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो प्रदेश अध्यक्ष थे और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता था। तब मेरा बनासकाठा में कई सोशल कामगिरी मेरी परिवार की ओर से चलती रहती थी। आप सूरत में भी सक्रिय थे और अपने नेटिव प्लेस में भी सक्रिय? मेरा पूरा परिवार बनासकाठा में एकदम सक्रिय है। हम लोग, मेरे पिताजी का जन्म बनासकाठा में, रमेश भाई का, और बनासकाठा में तब मेरा डायमंड के कारोबार के मेरे कई फैक्ट्रियाँ चलती थी, तो मेरा बनासकाठा आना जाना रहता था। मैंने पढ़ाई बहुत जल्द छोड़ ली थी, उसके लिए मेरा आना जाना रेगुलर रहता था वहाँ पे, और वहाँ पे भी मेरे छोटे मोटे सामाजिक कार्य चालू थे। और तभी वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। मेरी बहुत छोटी उम्र थी, मेरा उनके साथ जुड़ाव तब से। मैं जिक्र आज भी करता हूँ, मेरे जीवन में जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है उनको मैं कभी जिक्र करना मैं कभी चुका नहीं हूँ आज तक। और मेरे राजनीतिक कैरियर में, खासतौर पे सामाजिक कैरियर में, मुझे उनका सहयोग काफ़ी मिलता रहा है और उनके साथ भी मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने मिली। लेकिन शंकर चौधरी 2017 का चुनाव हार गए तो करियर थोड़ा पिछड़ गया उनका। जी ना, ऐसा नहीं है। चुनाव, देखिए, चुनाव की हार जीत से कैरियर पे फर्क नहीं पड़ता है। आज भी वो जिस डेयरी के चेयरमैन हैं,
बनास डेयरी। उस डेयरी का टर्नओवर क्या था, आज क्या है। मेरे बनासकांठा के लोगों के लिए किस प्रकार से गुजरात सरकार ने काम किया है, आप वहाँ जमीन पे जाके देखोगे तो आपको सब चीज़ें एकदम क्लियर पता चल जाएगी। गुजरात के एक ऐसा जिला ही है बनासकांठा कि जहाँ शहरों से लोग वापस अपने गाँव की तरफ चले गए। दूध क्रांति का ये 10 साल है, ये 10 साल दुनिया में कहीं पे भी इतनी बड़ी दूध क्रांति नहीं हुई होगी जितनी बड़ी दूध क्रांति हमारे वहाँ बनासकांठा में हुई। हमारे बनासकांठा के हर एक किसान कितने समृद्ध हो गए हैं ये डेयरी की वजह से, वो देखना चाहिए। आप हर्ष किसानों की समृद्धि की बात कर रहे हैं। इसी जमघट सीरीज के लिए हमने छोटू भाई वसावा का इंटरव्यू किया। सूरत से ज़्यादा दूर नहीं है वो ट्राइबल बेल्ट पूरी। वो बोले कि भाजपा से जब भी बात करिए तो वो जो पहले से समृद्ध इलाके थे उनकी समृद्धि गिना देते हैं, लेकिन आदिवासी इलाकों की समृद्धि का क्या छोटू भाई की आप बात करते हो? छोटू भाई वसावा को आप अच्छी तरह से जानते हो, आप छोटू भाई की बात करोगे। खुद जीत नहीं पाने वाले चुनाव के वक्त ऐसी हालत हो गई है। आप ग्राउंड लेवल पे गए होंगे, आपको पता चले गया होगा। अब चुनाव जब हारने की बात आती है तब सब अपने समाज की बातें करते रहते हैं, उनमें से एक नेता है वो। आप प्रदेश के गृह मंत्री हैं। ये डांग तापी जी, वो उनके खुद का जिला भरूच, उसके आगे जाओ नर्मदा में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से लेके आप जरा आगे जाके पूरे ट्राइबल बेल्ट में जाइए। ट्राइबल बेल्ट में यहाँ पे एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, अमर सिंह चौधरी जी, माधव सिंह सोलंकी की ठीक बात। उनके खुद के गांव में पानी की टंकी उन्होंने 3 चुनाव के अंदर वादा दिया। मोदी जी के आने के बाद पानी की टंकी का खातमुहूर्त भी उनको करना पड़ा और ओपनिंग भी उनको करना पड़ा। इस प्रकार की हालत थी। ट्राइबल बेल्ट का सही विकास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, पर चुनावी सफलता नहीं मिलती उस बेल्ट में। 2002 से लेके 17 तक का डेटा उठा के सफलता मिली है। डांग से लेके आप देखिए कितने सीट से। मैं सीटें देखने के बाद ही कह रहा हूँ, और आपको तो रटा होगा वो आंकड़ा। आप देखिए 8 दिसंबर को फिर मिलेंगे। आप सांसद देखिए किसके। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस बार हालात बदलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको इग्नोर नहीं करना चाहता हूँ जी। सभी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट पंचायत किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर। सभी सांसद किसके पास है? सांसद तो आप सब जीत जाते हैं 2 बार से। अरे ऐसा नहीं, जिला पंचायत देखिए, तालुका पंचायत देखिए। आप जिला पंचायत को भी छोड़ लीजिए, तालुका पंचायत देखिए। पूरे डांग और तापी डिस्ट्रिक्ट में मिला के मात्र एक ही छोटी सी तालुका पंचायत तापी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस के पास है। उसमें भी कई दिनों से विद्रोह कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता। विधानसभा में ये मैजिक क्यों नहीं रिपीट हो पाता? वही होगा, ये 8 दिसंबर को देखना, आप इतिहास बनेगा नया। छोटू भाई का जिक्र आया। अरे छोटू भाई की क्या बात नहीं है, लेकिन चूंकि आप प्रदेश के गृह मंत्री, वो बार बार इंटरव्यू में कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है। नहीं, उनकी जान को कैसे खतरा हो सकता है? उनकी जान को कभी खतरा नहीं हो सकता है। क्या आप उनके बेटे महेश वसावा के संपर्क में हैं? खबरें चली कि महेश वसावा भाजपा के खेमे में आना चाहते हैं। मैं तो ये राज्य का गृह मंत्री हूँ और वो विधायक है। मैं मेरे 182 विधायक के साथ संपर्क में हूँ। भाई साहब, एक विधायक की क्या बात कर रहे हो आप? वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, मैं सभी के साथ संपर्क में हूँ। मैं गृह मंत्री हूँ, मेरे को सबके साथ संपर्क में रहना पड़ता है। संपर्क राजनीतिक कारणों से नहीं होता है। क्षेत्र में उन लोग को छोटी मोटी तकलीफें होती है, जो सही काम होता है वो लेके आते हैं तो हमें करना पड़ता है। बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर नहीं किया महेश वसावा को? ये महेश वसावा को कैसे ऑफर जाएगा? देखिए ऐसा है, महेश वसावा चुनाव ही नहीं लड़ रहे, क्यों ऑफर जाएगा? क्षेत्र में जो कुछ भी सुन के आए हमने कहा सीधे पूछ ले। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जी, को धन्यवाद मानता हूँ आपका, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने जिससे सुना उसको ये पूछो कि महेश वसावा कौन सा चुनाव लड़ रहा है कि उनके साथ संपर्क में रहना। हाँ, पर्चा भरा था, वापस लेना पड़ा। वो तो पिता के दबाव, पिताजी और बेटे का बनता नहीं है, हम क्या करें उससे। घर के मामले है, घर के मामले में बंटवारा ठीक से नहीं हो, उसमें भी हमको देखने का। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है समाज की सेवा की। परिवार के अंदर बंटवारा ठीक से नहीं हो, वो हमारी जिम्मेदारी में नहीं है भाई साहब। वो काम तो उनको ही करना पड़ेगा। आप परिवार का जिक्र कर रहे हैं, भाजपा परिवार की बात करते हैं। बड़ोदरा गए आप रूठे विधायकों को मनाने, जो बागी होने पर तुले हुए हैं मधु श्रीवास्तव समेत तमाम। मिले ही नहीं वो आपसे? देखिए, ये मीडिया ने बताया कि मैं उनको मिलने गया था। आप मेरा पूरा शेड्यूल देख लीजिए। मैं जहाँ उतरा, मैं डायरेक्ट हमारे कार्यकर्ताओं से मिलने गया और बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को मिल के आया मैं। दूसरी चीज़, ये तो हमारे परिवार की आंतरिक मामले हैं और उससे आगे परिवार एक होके जी 8 दिसंबर से लोगों की सेवा में आगे बढ़ेगा। उसमें कोई दो मत नहीं है। चुनाव में मन दुख चलते रहते हैं, लेकिन
समाज सेवा में या क्षेत्र के विकास में उससे कोई असर नहीं आने लेंगे हम। पर चुनाव जीतना भी तो जरूरी है। चुनाव तो आप रिजल्ट के दिन मिलना, मैं आपको बस ये विनती करता हूँ। अच्छा, आपका दावा कितना है? आपके अध्यक्ष का तो दावा कुछ अलग ही है। देखिए, मैं ये मान रहा हूँ कि चुनाव के नतीजे के आंकड़े के लिए आंकड़ा कहना ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन एक नया इतिहास लिखने गुजरात की जनता आगे निकल चुकी है। क्या भारतीय जनता पार्टी माधव सिंह सोलंकी का 1985 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? गुजरात की जनता ने तय कर लिया है, ये गुजरात तोड़ने के लिए हर चुनाव में आने वाले लोगों को आने वाले चुनाव से यहाँ आना ही नहीं पड़े। अच्छा, इस प्रकार की हालत करेंगे। आप चाहते ही नहीं कोई पार्टी और लड़े यहाँ? नहीं, कोई पार्टी क्यों ना लड़े, सब लड़े। हाँ, सब लड़े, सब आइए, सब लड़े। लेकिन गुजरात की जनता ने यह तय किया है कि 8 दिसंबर को एक ऐतिहासिक नतीजा लाएंगे। अच्छा, हर्ष एक चीज बताइए, बड़ा अकादमिक रुचि का भी विषय रहता है लोगों का। ये पूछा जाता है, डिस्कशन होता है, एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है पार्टी स्टेट की। ऐसा क्या किया बीजेपी ने कि 1995 के बाद से 2017 में पाटीदार अनामत आंदोलन का इतना विरोध रहा, तब भी 99 तक पहुंच गए, साधारण बहुमत अपने दम पर हासिल कर लिया, लगातार जीत रहे हैं। संगठन है, नरेंद्र मोदी है, या पहले के कांग्रेस राज में जो इल्ज़ाम लगता है भाजपा की तरफ से कि तुष्टीकरण रहा, ऐसा होता था वैसा होता था, वो एक ट्रेडर कम्युनिटी के बीच भय है कि फिर से वैसा ना हो जाए, कई चीज़ों का मिश्रण बताया जाता है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक संबंध है, संबंध विश्वासों का है। संबंध और विश्वास ऐसे ही नहीं बनते। संबंध और विश्वास बनाने के लिए आपको सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। ये संबंध और विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने गुजरात के गांव-गांव तक बनाए हैं। हर एक गांव के विकास की बात हो, युवाओं को रोजगारी की बात हो, किसानों की समृद्धि की बात हो, सुरक्षा की बात हो, ये हर एक विषय में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कामगिरी की है। और वही कामगिरी के हिसाब से आज भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता का एक अटूट संबंध है, और ये संबंध आगे बढ़ते जा रहा है। आप सुरक्षा का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ। इसी सूरत में पोस्टर लगा आपकी तस्वीर के साथ, रिजाइन फॉर होम मिनिस्टर। अरे मैं अभी नीचे उतर के किसी की भी तस्वीर लगा लूं, उससे क्या हो सकता है? आप आंकड़े देख के आइए। जलने वाले लोग तो हर रोज तस्वीर लगाएंगे, उससे क्या फर्क? तो लोग जलते हैं हर्ष सांघवी की तरक्की से। अरे ये विपक्ष का काम है, विपक्ष करता है। विपक्ष से और कुछ हो नहीं सकता है राजनीति। विपक्ष इसलिए जलता है क्योंकि यहाँ पे एक बेटी पे अत्याचार होता है, और वो अत्याचार करने वाले दोषित को मैं 60 दिन के अंदर फांसी की सजा दिलाता हूँ। ईश्मा मर्डर केस की बात कर रहे हैं? जी हाँ। देश के इतिहास में आप कोई भी राज्य में चले जाइए, कंटिन्यू 7 केसेस के अंदर मैंने 60 दिन के अंदर सजा दिलाई है, फांसी और आजीवन कैद की। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे पोस्टर से ये गंदी राजनीति में मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं ऐसे लोगों को जवाब भी नहीं देता हूँ। ये तो आपने पूछा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। एक और विषय है, आ जाए लड़ने मेरे सामने, मेरे विधानसभा में, और 8 दिसंबर को रिजल्ट देख लेना, पता चलेगा पोस्टर जीतता है या सेवक जीतता है। एक और विषय है जिस पर हर्ष सांघवी बहुत उत्साह से बात करते हैं, लेकिन जो बार बार गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर, जो आपके मिनिस्ट्री से भी सीधे जुड़ा है, सरकार की छवि से जुड़ा है, ये अचानक से जो मुंद्रा का पोर्ट है वहां पे इतनी ड्रग्स पकड़ी जा रही है। और कई मैंने पुलिस वालों से बात की ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा कि साहब, ये अभी गुजरात के सामने बड़ी चिंता है, नशे की गिरफ्त में युवा आ रहे हैं। जब तक वो मावा रगड़ते थे तब तक बुजुर्गों को चिंता नहीं थी। मावा रगड़ो, कपास की बात करो, मावा रगड़ो, हीरे की बात करो, तब तक ठीक था। लेकिन ये जो दूसरे नशे हैं, गुजरात के पुलिस ने कहा या विपक्ष ने, ये मुझे आप साफ बता लीजिए पहले तो। गुजरात के पुलिस वालों ने ये चिंता व्यक्त की कि युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक खबरें आई कि मुंद्रा के पोर्ट पर लगातार बड़ी संख्या में ड्रग्स पकड़ी जा रही है। ये मुंद्रा की पोर्ट से कितनी पकड़ी गई? जी, आपको किसी ने ये बताया कि गुजरात पुलिस ने कलकत्ता के पोर्ट से जाके भी ड्रग्स पकड़ के आई? दूसरे राज्यों में आपने ऑपरेशन किए, आपने अपने इंटरव्यूज में जिक्र किया। मैं तो बहुत खुश होता अगर आपने मुंद्रा पोर्ट के साथ कलकत्ता पोर्ट का भी अगर जिक्र करते। मैं आपके जवाब के लिए तो कुछ छोड़ूंगा ना, सब मैं ही बता दूंगा। बताइए। गुजरात पुलिस ने इसमें बहुत ही साहसिक काम किया है। आपने मुंद्रा पोर्ट का जिक्र किया, आपने कलकत्ता पोर्ट का नहीं किया। आपने ये जिक्र नहीं किया कि भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर जिस प्रकार से गोलियों का सामना करके गुजरात पुलिस ने ड्रग्स पकड़ने में जो सफलता प्राप्त की है, वो भी सराहनीय है। आपने ये जिक्र करना आप जरूर से भूल गए कि पंजाब की जेलों से जो नेटवर्क चल रहा था ड्रग्स का,
उसका गुजरात पुलिस ने किस प्रकार से वो नेटवर्क को क्रैक किया और थोड़ा पंजाब बताइए पुलिस को मंत्री जी मदद इसके की, बारे में। मैं आपको वही बता रहा जी। हूँ। मैं हर एक चीज का इसमें बता लूंगा आपको। आपने ये बताना भूल गए आपके 2020 में मुंबई में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ सलीम नाम का एक फ्रूट की लारी चला रहा था थाने में, और वो सलीम फ्रूट की लारी के पीछे ड्रग्स का बड़ा व्यापार करता था। सलीम ने भारत पाकिस्तान की ये जो हमारी समुद्र की सीमा है वहां से 150 करोड़ रुपए का ड्रग्स मंगाया था, और वो ड्रग्स लेके जब मुंबई जा फ्रूट की रहा लारी चलाने था, वाले जी थे। हाँ भाई साहब, मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। जी, उसको पकड़ना ये सही किया है हमने या गलत किया है? बिल्कुल सही किया। ये देश का ड्रग्स का कैपिटल राज्य कौन सा है? सभी लोग जानते हैं। मुंद्रा पोर्ट की बात कर रहे हैं, मुंद्रा पोर्ट पे क्यों हाईलाइट किया जाता है विपक्षियों के द्वारा मुंद्रा पोर्ट को कि वहां पे अडानी ग्रुप का पंजाब के वर्चस्व है, पंजाब इसलिए? की गली गलियों में से ड्रग्स बंद करने में भगवंत मान ने जो बड़े बड़े वादे दिए थे वो उसमें वो निष्फल हुए हैं, तो वो करेंगे क्या? अभी वहां पे तो उनकी दुकान चलती नहीं है, तो वो यहाँ गुजरात में घूमते हैं और गुजरात में घूम के ड्रग्स की बात करते हैं। आप सोचिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे गुजरात की धरती पे आके ये बताएंगे कि ड्रग्स का कारोबार चलता है। हमने ड्रग्स पे बहुत ही बड़ा हल्ला बोल बोला है। आप देखिए हमने क्या काम किया है, आप डेटा देखिए। हमने भारत पाकिस्तान की बॉर्डर से पकड़ा, हमने दिल्ली में से पकड़ा, हमने गुजरात ATS और NCB ने साथ में मिलके ये कलकत्ता पोर्ट से पकड़ा। हमने मात्र गुजरात की धरती से नहीं पकड़ा है। तो आप कह रहे हैं कि एक बड़ा और व्यवस्थित अभियान चल रहा है। ये एक सामाजिक कार्य है भाई साहब, इसमें कोई राज्य एक दूसरे राज्य पे राजनीतिक बयान करने से अच्छा है इसमें सब साथ में मिलकर काम करें। पंजाब जैसे राज्य में जहाँ इतनी आवश्यकता है काम करने की, वहाँ काम नहीं कर रहे हैं। 40 से ज्यादा पाकिस्तानियों को हमने जेल में बंद कर लिया है ड्रग्स के मामले में। ड्रग्स अगर हम नहीं पकड़ते तो ये विषय कभी नहीं बोलता कोई। हमने मुंद्रा पोर्ट पे भी जाके पकड़ा है, हमने पकड़ा है, कोई बाहर से आके नहीं पकड़े हैं। और ये कोई सामने चल के आके सूरत शहर के या अहमदाबाद शहर के पुलिस स्टेशन में आके कोई जमा नहीं करवा गया है पाकिस्तान का ये ड्रग्स माफिया कि लीजिए भाई ये 500 करोड़ का ड्रग्स मैं ये पाकिस्तान से लेके आया हूँ, आप ये जमा कर लीजिए और मुझे पकड़ लीजिए। ये साहस का काम है और ये संघर्ष का काम है। ये साहस और संघर्ष का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, गुजरात पुलिस ने किया है। होम मिनिस्टर के तौर पे आपको ये ब्रीफ तो मिलता होगा कि किस तरीके का नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, क्या चिंताएं हैं? होम मिनिस्टर के तौर पे मैं जब पूरा ऑपरेशन चलता है तब मैं पूरी रात हम लोग लाइव होते हैं, लेकिन वो कैसे चलता है, किस प्रकार से हम लोग पकड़ते हैं, ये होम मिनिस्टर के तौर पे मुझे ये चीज़ बतानी ये सही नहीं है। लेकिन इस पे हम लोग बहुत गंभीरतापूर्वक काम कर रहे हैं। ये सफलता हमें जो मिल रही है वो सफलता से कई लोग दुखी किसके कारण है वो मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ। कई लोगों ने मुझे ये भी बताया कि इसके कारण पंजाब में ड्रग्स कहीं ना कहीं उन लोग को ड्रग्स की काफ़ी दिक्कतें आने लगी है। अगर ड्रग्स की दिक्कतें आएगी तो कहीं ना कहीं और सब दिक्कतें आने लगेगी। खुल के बताइए मंत्री जी। आप समझते हो, आप तो यार मेरे से ज़्यादा समझदार हो। आपको अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपको भी कुछ प्रश्न पूछने चाहिए उन लोग को। मैं तो जिसके पास जाता हूँ सारे जनता के जो सवाल हैं वो सब पूछ लेता हूँ, हमारा काम है। मैं आशा रखता हूँ कि आप उनसे ये भी पूछोगे कि भाई पंजाब के अंदर आपने क्या काम किया, कुछ आंकड़े बता पाओगे। मैं तो आपको आंकड़े के साथ सामने बैठने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। ये बताइए, आंकड़ों की बात हो रही है, शराबबंदी को लेकर भी बहुत बात होती है। बोटाद में जो जहरीली शराब या केमिकल हुआ उसका तो खूब जिक्र होता है। मैं कल ही इंडिया टुडे की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें जो विक्टिम है सरकार ने 10 लाख रुपए का कंपनसेशन उनको देने का ऐलान किया था। सरपंच समेत तमाम विक्टिम्स ने कहा कि हमें इमदाद नहीं मिली, हेल्प नहीं मिली। ये वो ऑन कैमरा कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप जो सरपंच की बात कर रहे हो वो सरपंच कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता है पहले देख लीजिए। दूसरी चीज़, कई दफ़ा ये जो लाभ जो देना होते हैं उसमें मात्र और मात्र लाभ किन के अटके हैं? जिनके बेटे बेटी नहीं होते। अगर बेटा बेटी हो तो वो कितने साल के हैं, फादर मदर नहीं होते तो उनके भाई को देने का, भाभी को देने का, किन को देना है, लाभार्थी क्या विषय है, उतने ही लोगों को बाकी है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये जो घटना बनी उसके मात्र 48 घंटे में हम लोग ने सबको लाभ पहुंचा लिया था। मात्र जो लाभार्थी उनके परिवार में कौन बनेगा
उसके कारण जो अटका है, टेक्निकल मुद्दा है जो, अगर हम किसी और को लाभ दे लेंगे तो वो कोर्ट इश्यू होगा, उसके लिए बाकी लाभ तो एक बार डिक्लेयर हुआ, गुजरात में नहीं मिला ऐसा पॉसिबल ही नहीं, वो दूसरे दिन मिल जाता है भाई साहब। अच्छा, एक बात बताइए, है शराबबंदी कागज पर तो है? नहीं, शराबबंदी का बहुत ही तेजी से हम लोग काम करते हैं। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि शराब की तस्करी करने वाला कोई तस्कर देश से भाग गया और उसको वापस देश में लाने के लिए कोई सफलता मिली है तो वो गुजरात पुलिस को मिली है। दुबई में हम लोग को एक सफलता भी कुछ दिन पहले ही मिली, अभी 1-2 दिन में हो सकता है कि वहाँ से हमें ऑर्डर मिल जाए और कुछ दिन में हम उसको भारत वापस लेके आएंगे। तस्करों पे देखिए आप किस प्रकार से काम किया है, बहुत हम लोग गंभीरतापूर्वक उस पर काम करते हैं, लेकिन ये एक सामाजिक दूषण है और सामाजिक दूषण को सामाजिक तरीके से भी हम लोग नीचे तक ले जाके लोगों को कहीं ना कहीं जो ये देसी शराब है ये है उसमें से बाहर लाने के लिए हम एकदम महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और ये काम के अंदर मैं ये मान रहा हूँ कि ये सब सामाजिक काम है। सामाजिक काम सभी लोगों को साथ में मिलकर करने। विधानसभा के अंदर बजट की जब विषय चल रहा था तब ये विषय पे मैंने बहुत गंभीरतापूर्वक ड्रग्स और ये विषय पे बहुत गंभीरतापूर्वक हमने इसमें बात की। विपक्षों को भी बोला कि एक एक जो गांव है उसमें रहने वाला एक एक व्यक्ति अगर उसको एक छोटी सी भी अगर इस प्रकार का कोई दूषण है और वो दूषण का अगर शिकार बनेगा तो वो परिवार को जो नुकसान हो रहा है उसकी जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की है और हम सबको साथ में मिलकर इसमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सभी का आभार मानता हूँ कि सब लोगों ने निर्विरोध वो प्रसार किया था और हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर ये सामाजिक काम आगे बढ़ा रहे हैं। हर्ष, आप ये बात कह रहे हैं, देश भर में इसकी चर्चा होती है, ये भी बात होती है कि प्रैक्टिकली चाहे बंसीलाल के ज़माने में हरियाणा रहा हो, नीतीश कुमार के ज़माने में बिहार या गुजरात, ये मुमकिन नहीं है कि शराबबंदी को लागू किया जाए। दूसरी बात ये कही जाती है कि गांधी जी के तो बहुत सारे विचार थे, तो एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि नहीं साहब गुजरात से तो हटाई नहीं जा सकती है। और तीसरी बात कही गई कि इसीलिए जिन राज्यों में शराबबंदी है ऑन पेपर, वहाँ पे जो कारोबारी हैं वो सब हैं उतने नहीं आते हैं। और हमें तो चलते चलते लोगों ने ये भी बता दिया, वो जो टीवी क्लिप वायरल हो रही है वो तो आपको पता ही होंगी, टीवी चैनल में भी शराब पी के बहस में कि साहब कौन सी क्लिप? एक आज तक न्यूज़ चैनल की पोरबंदर की क्लिप वायरल है 2 दिन से, जिसमें वहाँ की जो एंकर हैं अंजना ओम कश्यप डिबेट करा रही हैं और कई लोग वहाँ शराब पी के मौजूद हैं। तो इसको आपकी विपक्षी पार्टियां इस्तेमाल करें। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल की, क्या आपको लगता है कि गुजरात को अब इससे आगे देखना चाहिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ विपक्ष के लोग इस प्रकार की राजनीति जरूर से करें, लेकिन आप गुजरात के इतिहास में जाओगे तो गुजरात में कांग्रेस के एक मंत्री हुआ करते थे अहमदाबाद से, नाम भी ले ही दीजिए। नहीं आप ही ढूंढ लीजिए, आप तो बहुत सीनियर और बहुत समझदार जर्नलिस्ट हो, आपको थोड़ी समय लगेगा, आप कोई कांग्रेसी को पूछना किस प्रकार से गाड़ी में AK-46 लेके घूमते थे, कितने AK-46 मिले थे, किस प्रकार से दारू का कितना बड़ा जत्था वो खुद पास करवाते थे। यस, ये इनके मुंह से अच्छी बात नहीं लगती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सामाजिक दूषण जो विषय होता है वो विषय में सबको एक होकर लड़ना चाहिए, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है। सरकारी एजेंसी एक्सचेकर का नुकसान हो रहा है क्योंकि दूसरे राज्यों में उससे हम लोग मिल रहा है। एज एन होम मिनिस्टर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसके साथ साथ चुने हुए हर एक दल के हर एक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक दूषण के सामने सरकार कानून के साथ लड़ेगी, आप समाज को साथ में लेके किस प्रकार से वो दूषण को बाहर ले जाए वो भी प्रयास सबको साथ में मिलकर करना चाहिए। एक नदी है सूरत के बीच से बहती है जिसकी सफाई को लेके आप बड़े फिक्रमंद रहते हैं। जी हाँ। कितना बजट एलोकेट किया सरकार ने इसके लिए? सरकार ने और वर्ल्ड बैंक ने अभी प्रोजेक्ट फाइनल फेज पे है। मेरा ये मानना है कि ये दिसंबर एंडिंग तक वो प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक से पास हो जाएगा। कुल मिला के 2000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट बनेगा। 2000 करोड़ का? कैसे साफ होगी नदी? नदी पहले ड्रेजिंग होगा, जिस प्रकार से साबरमती एक रोल मॉडल है गुजरात। एक आपने देखा होगा यमुना जी, दिल्ली के अंदर है, जो अभी छठ पूजा के वक्त आपके चैनल और सब जगह पे बहुत वो वायरल हुआ था वीडियो जी। और एक है साबरमती रिवर। वो दोनों के जो बीच का फर्क है, तो आप साबरमती रिवर को देख लीजिए, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी काम होगा।
फिर विपक्षी राजकोट की नदी भी गिनवाएंगे जो वो भी नाले से होगी, दिखती है। वो भी होगी, नाले से दिखती जो परिस्थिति है उसको सुधारनी है ना साथ में मिलकर। ये मैं जब तापी नदी का जिक्र कर रहा था तो लोगों ने कहा कि साहब ये तो बात होती है कि इतने बड़ा प्रोजेक्ट होगा कैसे, थोड़ा ये पूछ लीजिएगा देखिए क्योंकि पहले सूरत को क्लैरिटी नहीं है इस पे क्लैरिटी सबको होनी ही चाहिए। इसमें बताइए। आपको जो आसपास में जिस प्रकार से मिट्टी जमी हुई है उसको पहले ड्रेजिंग होगी, गाद हटाई जाएगी। गाड़ हटाई जाएगी। ड्रेजिंग हटते ही वहां पे दोनों तरफ वॉकवे बनेंगे। ओके, वो वॉकवे वही ड्रेजिंग की जो मिट्टी होगी उसको इसमें उपयोग लिया जाएगा। दोनों बाजू उसको पाला बोलते हैं गुजराती में जी। दोनों बाजू उससे वो जो हदबंदी हो जाएगी, चौहद्दी चौड़ी हो जाएगी। हाँ, चौड़ी हो जाएगी और पानी की जो क्षमता है उसके अंदर जो कैरिंग कैपेसिटी है वो उससे बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मिट्टी को हम लोग ले जाते हैं तो वो वापिस जो नदी है वो उसका डेप्थ बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से वो साफ भी हो जाएगी। और फिर एक बाजू सूरत जहाँ से समंदर और नदी जहाँ से मिल रहे हैं वहाँ पे एक कोजवे बनेगा। कोजवे बनने से वहाँ समंदर से जो पानी रेगुलर जो अंदर आ जाता है, लौट आता है, हाँ, वो उसको रोकने के लिए वो कॉजवे बनेगा। उसके बाद वो नदी एकदम साफ हो जाएगी और दोनों बाजू वॉकवेज होंगे और वो वॉकवे कम से कम 18 किलोमीटर जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और जो ड्रेनेज गिरता है, ड्रेनेज के लिए तो ऑलरेडी सीवेज बन गए, जो टोटल 23 जितने जगह थी और उसमें से 21 जितने तो पिछले साल बंद हो गए, तो मेरे ख्याल से ये साल में भी 2 बंद हो गए होंगे। तो फिर ये क्या डेडलाइन है इसकी, कब तक ये कंप्लीट कर लेंगे? दिसंबर एंड तक। मुझे मैं देख रहा था आपके 2015 से ही आप इसके अभियान से जुड़े हुए हैं। दिसंबर एंडिंग तक मेरा ये मानना है वर्ल्ड बैंक से वो प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाएगा। ये वर्ल्ड बैंक के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ है, लेकिन वो प्रोजेक्ट को पूरे तरीके से कंप्लीट होने में 5 साल जरूर लग जाएंगे, क्योंकि पहले ड्रेजिंग होने में कम से कम 9 महीने लगेंगे हमको फर्स्ट फेज के ड्रेजिंग के लिए। तो अगर मैं 2027 में तब भी अगर पार्टी ने तय किया कि मजूरिया से हर्ष सांघवी चुनाव लड़ते हैं तो मुझे नदी खूब बिल्कुल एकदम मैं वहीं पे इंटरव्यू करेंगे, 100% वहीं पे करेंगे। और ये आप वीडियो थोड़ा कट करके आपके पास रखना। 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। 5 साल में फर्स्ट फेज तो 3-3.5 साल में खत्म होगा और दूसरा फेज खत्म होते होते 5 साल लग जाएंगे। अच्छा, एक नदी और खबरों में रही, मोरबी। जी हाँ, आप अपने सब इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि देखिए हमने त्वरित कार्रवाई की। सवाल ये पूछा जा रहा है मंत्री जी कि जो ओरिवा कंपनी के मालिक हैं उनका तो नाम तक नहीं लिखा गया एफआईआर में। आपने अगर एफआईआर पढ़ते आप तो आप जी, एफआईआर की कॉपी है मेरे पास। जी, आप पढ़िए। हाँ, उसमें देखिए क्या उसमें ओरेवा शब्द नहीं है एफआईआर में। हमने, अरे भाई साहब, अब जिसको ये ब्रिज हमने पीपीपी मॉडल में दिया है जी, एफआईआर जब हमने की तब घटना के एग्जैक्ट 1.5 घंटे के अंदर हमने एफआईआर कर ली थी। उस 1.5 घंटे में सभी लोग जब ये बचाव कार्य में लगे हुए थे तब एक टीम ने ये एफआईआर दर्ज की है। उसके अंदर अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो सभी चीज आ जाएगी। ब्रिज जिसको मेंटेनेंस के लिए दिया है, ब्रिज जिसने रिपेयरिंग का काम किया है, दूसरा ब्रिज जिसने पीपीपी मॉडल पे सरकार के साथ काम किया, उससे ताल्लुकात लगते हुए हर एक जांच में जो नाम सामने आएंगे उसके अलावा भी जो जांच में नाम सामने आएंगे वो भी लोग, वो तीसरा बिंदु बराबर है। तो 360 डिग्री में ब्रिज के मालिक कहाँ से बचे आप मुझे बताइए, पढ़िए। क्या सरकार जयसुख भाई पटेल के खिलाफ जांच कर रही है? मैं तो आपसे विनती करता हूँ कि आप अगर एफआईआर पढ़ोगे ठीक से, यहाँ पे गुजरात में हम लोग, मैं खुद वहां पे जमीन पे मौजूद था भाई साहब, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने देखा हुआ, मेरे घर में भी एक बेटा और एक बेटी है। हम यहाँ पे आज तक कोई भी घटना के अंदर इस प्रकार से किसी को बचने का मौका नहीं मिला है। और इसमें भी जांच में जो लोग आएंगे वो सभी लोग को हम कड़े से कड़ी सजा दिलाएंगे। मंत्री जी, सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है, नहीं सवाल वहाँ पे मैं समझता हूँ, मैं इसमें इस प्रकार की जब घटना बनती है तो हर एक सवाल के जवाब हमें देने भी पड़ेंगे और वो जवाब भी मैं दे रहा हूँ। हाँ। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप किसी अच्छे क्रिमिनल एडवोकेट से पूछे कि इस प्रकार की अगर बड़ी घटना बनती है तो बड़ी घटना में एक नाम लिख के और सबको बचा लिया जाता है, या इस प्रकार की 360 डिग्री जो हमने एफआईआर की है वो सही है। अगर कोई लॉयर आपको ना बोलेगा तो मैं जरूर से उसका जवाब। और जो हाईकोर्ट की टिप्पणियां आ रही है, नहीं, हाईकोर्ट की टिप्पणियां तो आती है, हाईकोर्ट निर्णय लेने वाले सर्वोच्च अदालत है, तो हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आती है उस पर काम करना है। आज हम जवाब भी फाइल कर रहे हैं, जो विषय पूछे सबके जवाब दे रहे हैं।
वो तो देना ही है, सरकार की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट पूछेगी, वो जवाब देना ही है, उसमें क्या हो। सब लोगों ने एक चीज और नोटिस की, इस आपदा का मैनेजमेंट तो हुआ, आपके पास ये महकमा भी है, एफआईआर को लेके आपने अपना पक्ष रखा, आलोचनाएं जो है वो भी नहीं, public आलोचना domain में देखिए, है। ऐसी घटना में आलोचना करना, ये राजनीति करना, ये सबका अपना अपना काम है। हमारी जो जिम्मेदारी है मैं उसको रख रहा हूँ। हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमने अदा की है, और आप किसी निष्पक्ष आदमी से इसकी जांच करवाइए कि एफआईआर में भूल क्या है। अगर कोई बोलेगा कि ये भूल है तो आप हमें भी बताएं, तो हम उसमें सुधार करेंगे। गुजरात की जनता ये आश्वासन पाएगी कि नगर निगम जितने भी उत्तरदायी संस्थाएं हैं और जो भी उसमें, क्योंकि यही जयसुख भाई पटेल हैं जिनका वीडियो वायरल हुआ कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इतने साल तक इसको कुछ नहीं होगा। लोग ये पूछ रहे हैं कि जो टिकट बांटने वाले हैं, गार्ड हैं, जो 5,000 8,000 की नौकरी करते देखिए, हैं, इसमें आप और मैं दोनों जानते हैं कि इस प्रकार के केस में हर एक व्यक्ति जो मौजूद था उसको अगर नहीं लेंगे तो साक्षी गार्ड था तो गार्ड वहां पे था, उनसे पूछना तो पड़ेगा ना हमें, कौन आया, कितने लोग आए, कैसे आए, टिकट बेची है तो उसने इतनी टिकट किसके कहने पे बेची थी, कैपेसिटी कितनी है। तो टिकट बेचने वाले को लेना मतलब उस पे गुनाह। ये पूरे 136 लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर एक व्यक्ति को हमको पूछना पड़ेगा। नहीं पूछेंगे तो पता कैसे चलेगा। इसको लेकर भी बहुत टिप्पणी हुई हर्ष की, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले अस्पतालों का रातों रात जिस तरह से रंगरोगन हुआ। देखिए, वो आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हो, आप ये चीज जानते हो कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन इसमें पहले से ही प्रधानमंत्री जी ने कह के रखा था कि किसी भी ट्रीटमेंट को असर पड़े इस प्रकार से विजिट को नहीं करना है। विजिट में कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए। हमने सभी विभागों को ना बोला था। आपने देखा होगा किसी भी प्रकार के रोड डेंटिंग पेंटिंग कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर पीआईयू ने अपने आप ये काम चालू किया था। जैसे ये पता चला हमने उसको तात्कालिक बंद करवा लिया था। रात को आप अभी भी जाके देखिए, दीवार में 2 हाथ लगे हुए हैं, पूरी दीवार ऐसे ही पड़ी हुई है। अच्छा, अभी सोशल मीडिया के जमाने में नहीं, विपक्षी को छोड़िए, विपक्षी की बात मत करिए। आप तो एक न्यूट्रल व्यक्ति के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, विपक्षी को जो बोलना है वो बोले। विपक्षी इसके बहाने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वो क्या सवाल उठाएंगे, उन्होंने जीवन में कुछ काम किया बोले कि इससे अच्छा कि प्रधानमंत्री जी सब अस्पतालों में चले जाएं तो सबका रंगरोगन हो जाए। आप जाइए, आप मोरबी जब जाओ तब हॉस्पिटल जाके आना, देखना कि वहां पे 2 हाथ लगे हुए पेंट के, वो भी दीवार पे मात्र 15-20% दीवार पे लगे हुए, उसके अलावा दीवार खाली है आज भी। जैसे ही पता चला बंद करवाया, लेकिन अब समझ नहीं आया किसी को और किसी ने गलती कर ली। इससे हम सबसे ज्यादा दुखी है। आपने ड्रग्स पे बात की, लॉ एंड ऑर्डर पे बात की, सब पे बात की। एक चीज को लेके बहुत चर्चा होती है कि नरेंद्र भाई के जाने के बाद से वो 2001 में मुख्यमंत्री बनकर आए, 2014 तक रहे, फिर प्रधानमंत्री बनकर गए। बीजेपी फिगर आउट नहीं कर पा रही है कि किसको शीर्ष पर रखें। आनंदीबेन आती हैं, फिर विजय रूपानी आते हैं, फिर भूपेंद्र पटेल आते हैं। क्या समस्या आ रही है शीर्ष पर? ऐसा नहीं है। आप देखो, विजय भाई रूपानी ने पूरे 5 साल कंप्लीट किए। 5 साल तक वो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहे। विजय भाई के साथ मुझे भी बहुत काम करने का अवसर मिला है। आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री भी थी, आज देश के सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल भी है। जी, मेरे ही गृह प्रदेश की राज्यपाल है। प्रदेश के। भारतीय जनता पार्टी में 75 साल में सभी लोगों को व्यवस्था है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री या फिर विधायक नहीं रहने मिलते। आज मैडम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, विजय भाई पंजाब के प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के, और आज भी भारतीय जनता पार्टी गुजरात के चुनाव में एक महत्वपूर्ण उनका योगदान है। पहले भी और आज भी हम सब साथ में बैठ के निर्णय लेते हैं। उनके इतने साल के अनुभव हुए, वो अनुभव को हम लोग लेते हैं। हमारे वहाँ ये गया आया ऐसा नहीं होता है। हम सब आज भी एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। भूपेंद्र भाई पटेल ने 1 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, और आने वाले टर्म में भी उनके मार्गदर्शन में गुजरात जब चुनाव लड़ने जा रही है, उनके मार्गदर्शन में सरकार में सभी लोग अच्छी तरह से गुजरात की सेवा करेंगे।
भूपेंद्र भाई पटेल का मुझे कहीं भी, आई रिपीट, कहीं भी एक भी इंटरव्यू नजर नहीं आया चुनाव के समय, जबकि मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा बात करते हैं। काम करते हैं, वो रात दिन काम कर रहे हैं। सबका अलग अलग विषय है, वो जाते हैं, हर जगह जाते हैं, उनकी व्यवस्था है। कहीं ना कहीं आप देखोगे चुनाव में हर रोज उनके जिस प्रकार के टूर होते हैं, 4-4, 5-5 सभाएं होती हैं, उसके बाद मीटिंग्स होती है, सुबह जल्दी उठ के काम होते हैं कहीं, पर इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यूज की जिम्मेदारी जिसको दी है वो इंटरव्यूज दे रहे हैं। सबकी अलग अलग व्यवस्था होती है। पार्टी को ऐसा लगा नहीं कि मुख्यमंत्री के भी इंटरव्यू समय पे देंगे ही। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू हुआ, हिमाचल में जयराम ठाकुर अलग अलग, सबकी अलग अलग वो रुचि होती है, सबकी अलग अलग स्किल्स होती है। उनका काम करने का जो स्किल है वो पार्टी को योगदान दे रहे हैं अभी चुनाव के लिए। एक मैं व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ, हम इंटरव्यू के उत्तरार्ध में हैं, ये मैं लगभग सब नेताओं से ऑन कैमरा ऑफ कैमरा पूछ ही लेता हूँ, कैसे बैलेंस करते हैं ये जो वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, क्योंकि अब तो आप आला कमान की आंखों के तारे हैं। मुझे बताया गया कि मोरबी हादसा हुआ तो पीएमओ, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर हर्ष से बार बार अपडेट ले रहे थे, रात में भी, कि भाई क्या स्थिति है। तो एक तो उसकी वजह है कि प्रभारी मंत्री हैं, इस वजह से। मैं फील्ड पे था, मैं वहाँ पे जमीन पे था, बराबर है, मुख्यमंत्री जी के साथ वहाँ पे मौजूद था जी। वहाँ से ही ब्रिज के नीचे ही मैं पूरी रात बैठा हुआ था। तो स्वाभाविक बात है, मैं वहाँ पे हूँगा तो जवाब मुझे ही देने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से कलेक्टर कचहरी बैठ के पूरा निरीक्षण कर रहे थे। तो सभी लोगों को मुख्यमंत्री जी और मुझसे प्रधानमंत्री कार्यालय और होम मिनिस्टर कार्यालय, खुद प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, हर एक छोटे छोटे विषय पे उनका ध्यान था। प्रधानमंत्री जी जब घटनास्थल पे आए, उनके जो सवाल थे बहुत बारीकाई से उन्होंने निरीक्षण किया कि पहली एम्बुलेंस कितने बजे आई, एम्बुलेंस घटना बनने के कितनी मिनट के अंदर पहला पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल पेशेंट पहुंचा तो उसके ट्रीटमेंट कितनी मिनट में चालू हुई, और इतने पेशेंट्स जब आए तो हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की तकलीफ हुई, किसी को ट्रीटमेंट ना मिला, ऐसी कोई कंप्लेंट आई, अगर इतने सारे पेशेंट्स एक साथ हॉस्पिटल ले जाने थे तो एम्बुलेंस सही टाइम पे मिल रही थी, रास्ते में कहीं पर ट्रैफिक जाम हुआ नहीं हुआ तो कैसे लोगों ने उसमें मदद की, हर एक छोटी चीज़ है। फायर ब्रिगेड कैसे अंदर गई, गरुड़ कितने बजे पहुंची, एनडीआरएफ कितने बजे पहुंची, कितने किलोमीटर दूर से निकली, इतने मिनट के अंदर इंस्ट्रक्शंस मिले तो इतने घंटे के अंदर कैसे इतने जल्द पहुंच गए, हर एक विषयों को, हर एक छोटे छोटे विषयों पे उन्होंने निरीक्षण किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर ये परिवार वालों को शिकायत नहीं होती कि आपकी सुबह से रात तक नेतागिरी चलती रहती है, आज यहाँ, आज अहमदाबाद, कल सौराष्ट्र, परसों कच्छ? मेरी बेटी बहुत छोटी है, मेरा बेटा भी छोटा है, मेरी उम्र ही छोटी है। कहीं ना कहीं मेरे उम्र के लोग अपने फैमिलीज के साथ वीकेंड बनाते हैं। 37-38 साल उम्र है आपकी। बराबर है, 27 साल से विधायक बन गया था जी। तो 27 यंगेस्ट विधायक थे आप 2012 की विधानसभा में। लाइफस्टाइल है यही लोगों के बीच, और लेकिन इसके बीच भी कई शहरों में फैमिली के साथ जाता हूँ, मैराथन दौड़ के आता हूँ। शाम को आधा एक घंटा मिल गया तो सूरत शहर की कोई भी स्ट्रीट फूड पे चला जाऊंगा, कई रेस्टोरेंट में चला जाऊंगा। ये बड़ा कल्चर है यहाँ पे, सड़क किनारे स्ट्रीट फूड वाला। देखिए ये शहर बहुत बड़ा अलग शहर है, ये शहर दिल वालों का शहर है। यहाँ पे आपको रोल्स रॉयस लेके आदमी नीचे फुटपाथ पे बैठ के चटाई बिछा के टिफिन खोल के, यहाँ की जो समृद्धि है वो समृद्धि आपको व्यवहारों में नहीं मिलेगी। व्यवहारों में आज भी वो बड़े सादगी के साथ व्यवहार है सबके। यहाँ की समृद्धि सामाजिक सेवाओं के लिए, ये समृद्धि आप देखिए, यहाँ पे एक भी सामाजिक सेवा का अगर कोई भी प्रकल्प आप उठा लीजिए, वो प्रकल्प को उठाने के लिए लोग हमेशा तत्पर होते हैं। ये शहर भाई साहब ऐसा शहर है, मैंने कोरोना के समय बहुत नजदीकी से देखा था लोगों को। यहाँ पे अपने घर में परिवार के साथ खाने बैठेंगे ना, उससे पहले पति को टिफिन में जैसे फॉइल पेपर में रोटियां पैक करके भेजते हैं ना, ऐसे रोटियां पैक करके 80,000 से ज्यादा फैमिलीज हर रोज हमारे शहर में जो श्रमिक जो काम करने आए हुए हैं, रोजगार पाने के लिए जो लोग आए, उनके घरों तक पहुंचती थी। ये शहर सूरत है, यहाँ के लोग अलग ही माटी से बने हुए हैं, यहाँ के लोग बिल्कुल अलग माटी से बने हुए हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर होते हैं हमेशा। हम परिवार का जिक्र कर रहे हैं,
एक चीज़ और पॉइंट आउट की जा रही है जब आपके परिवार का जिक्र हो रहा है कि पिछले हलफनामे से इस हलफनामे के बीच में आपकी पत्नी की संपत्ति में इजाफा, कितने फीसदी का इजाफा हुआ मंत्री? मुझे लगा था कि ये प्रश्न आपने बाकी क्यों रखा अभी तक। मैं आपका आभार मानता हूं। मैंने आपको निराश नहीं किया। मैं निराश नहीं, मैं खुश हुआ हूँ। मैं आपका आभार मानता हूँ कि अगर हलफनामा आपने पूरी तरह से पढ़ा होता जी। तो हमेशा नेटवर्थ देखी जाती है, पीछे की लोन कभी नहीं देखते कोई। अगर वो लोन देख लोगे जी और दूसरे विषय देख लोगे तो आपको 100% क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। और दूसरी चीज कि जो है वो हलफनामे में लिखा है, मैं छुपा के चलने वाला आदमी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हलफनामा में लिखना मतलब 100% टैक्स भरना है आपको, तभी हलफनामा में लिखना है। हलफनामा में लिखना मतलब 100% आपकी नीति क्लियर है। जो नहीं लिखता है उनको पूछना है ये सब चीजें। मैंने तो लिखा हुआ है, आप क्या कहेंगे उन विरोधियों से जो आपकी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा छोड़िए वो विरोधियों को तो जवाब 8वीं दिसंबर को मिल जाएगा। मेरे क्षेत्र की गलियों में कहीं भी जाइए और पूछिए मेरा व्यवहार क्या है, मेरे परिवार का व्यवहार क्या है, वो लोगों से पूछिए जाके। और मैं आपको विनती करता हूँ कि हलफनामा में कोई डॉक्यूमेंट्स कम पड़ रहे हो, विरोधियों को भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कम पड़ रहे हो तो मैं देने के लिए जाके चुनाव आयोग से मिलना। नहीं, चुनाव आयोग से क्यों, मुझे मिले, मेरी ऑफिस से कॉपी दे लेंगे हम। अच्छा। इसका छोड़िए, रिटर्न्स की कॉपी दे लूंगा मैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तकलीफ ये है कि कुछ अखबार को हमेशा कहीं ना कहीं अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। आप अगर किसी से रुपए लेने हैं तो वो लिखोगे, तो किसी को देने हैं वो भी तो लिखना पड़ेगा ना आपको। तो इसके अंदर मात्र नेटवर्थ लिखी है, पीछे की लोन नहीं लिखी है, इतनी तकलीफ है। उसके अलावा सब ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि आज संदर्भ से काट के चीजें पेश कर दी गई। आप भी समझदार व्यक्ति हो, आप देख लीजिए, आपने भी हलफनामा में पहला ही पेज पढ़ा, अगर पीछे का पेज भी पढ़ लेते तो आप शायद उनका हमने तो सारे पेज पढ़े हैं मंत्री जी, लेकिन हमारा ये काम है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है और उस पर कोई सवाल उठाया जा रहा तो पूछ लिया जाए। मैंने तो आपको आभार माना, मैं तो हलफनामा भी आपका साथ लिए बैठा। मैं तो पहले ही देख लिया है जी। मैं तो कब से सोच रहा था कि अभी तक आया क्यों नहीं है प्रश्न। मैं तो कितने दिन से ये जवाब देने के प्रयास में हूँ। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, लोगों को पता चलेगा आपके माध्यम से। और मेरी तो आपसे विनती है कि आप कोई न्यूट्रल आदमी से उसको चेक करवा लीजिए। मैं इसके अलावा भी जो पेपर्स चाहिए आप मुझे फोन पे बताना, मैं भेज लूंगा। तो उसका रिव्यू भी आप न्यूट्रल आदमी से लेके इंटरव्यू के बाद दीजिए। कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कहते हैं हर्ष सांघवी पर नजर रखिएगा, ये गुजरात में मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये मैं जमीन पे काम कर, सीआर पाटिल का दांव चूक गया, भूपेंद्र पटेल का लग गया, हर्ष सांघवी की संभावनाएं बाकी हैं, युवा हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी हैं। देखिए मैं और सूरत की जो व्यापार लॉबी है वो मुस्तैदी से उनके पीछे खड़ी है। मैं तो जमीन पे काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ और मैं बहुत छोटी उम्र है मेरी, मैं काम सीख रहा हूँ और भूपेंद्र भाई पटेल का एक सच्चा सिपाही बनके गुजरात की जनता की सेवा करूंगा। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के साथ मिलके उनका सैनिक बनके मैं काम करूंगा। और भविष्य में पार्टी कोई नई जिम्मेदारी देगी तो? मैं भूपेंद्र भाई पटेल का सैनिक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सैनिक हूँ। अच्छा सैनिक जी, एक दो विषय ऐसे हैं जो आपके मंत्रालय से जुड़े हैं जिसपे विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, जैसे ये पुलिस वालों की सैलरी का क्या मसला है, पे ग्रेड का? आप देखिए 550 करोड़ रुपए बढ़ाए मुख्यमंत्री जी ने ये साल। 550 करोड़ रुपए पुलिस में, 200 करोड़ रुपए होमगार्ड्स में, 750 करोड़ रुपए ये साल बढ़ाया गया है, जो गुजरात ने देश के इतिहास में कोई भी राज्य ने एक साथ इतने रुपए। फिर भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आपने नाइंसाफी। अरविंद केजरीवाल तो कभी उनको पुलिस वालों को, मेरे राज्य के सेवकों को, देश के पुलिस वालों को ठुल्ला बोलते हैं, कभी वो पुलिस की बातें करते हैं। अरविंद केजरीवाल की कोई लायबिलिटी नहीं है, उनका मतलब उनके बोलने पे कोई विश्वास नहीं करता। आपके इसी सूरत में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए तो उनकी पार्टी के तमाम कॉर्पोरेटर जीते। आप देखिए, पहले पूरा रिजल्ट्स देखिए भारतीय जनता पार्टी की। कुछ में से, उनमें से कुछ को आप वापस भी ले आए। अरे छोड़िए, आप पूरे गुजरात में कितनी सीट पे उनकी डिपॉजिट बची है वो देखिए। क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी की क्या संभावनाएं हैं गुजरात विधानसभा में? गुजरात में चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का एक ये जो चुनाव है उसमें एक ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी आपकी कांग्रेस है। तो आपको क्या लगा? मेरा काम तो पूछना है। नहीं, आपको लग क्या रहा है? हम लोगों को तो ये लग रहा है कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये तीन बड़ी पार्टियां हैं जो चुनाव मैदान में हैं। मैं आपका आकलन जानना चाहता हूँ।
मेरा आंकलन बड़ा साफ है। बताइए। मेरा आंकलन, गुजरात के लोगों का जो आंकलन है वही आंकलन मेरा आंकलन है, और वो आंकलन ये है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का ये जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की भव्य विजय होने वाली है। और लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले अंदर खाने मुस्कुरा भी रहे हैं, एक थर्ड एंगल आ गया, तो जो क्लोज फाइट रहती थी जहां जहां भाजपा कांग्रेस की, वो भी संभावना खत्म हो गई। देखिए, वो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिलीभगत है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की मिलीभगत है, कैसे, बताइए। 2002, 2007, 12, 17 ये सभी चुनावों में आप देखिए कांग्रेस ने इसी प्रकार से तीसरी पार्टी को लाने का प्रयास किया। पहले शंकर सिंह वाघेला जी, केशुभाई पटेल पाटीदार आंदोलन का एक भाग बने। ये वक्त अरविंद केजरीवाल है। आपने ये भारत जोड़ो तोड़ो, क्या अभी वो यात्रा चल रही है, उसमें अभी भारत जोड़ो यात्रा, आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता यात्रा में जुड़ते हुए शायद आपने देखा या नहीं, मुझे पता नहीं। कौन से नेता का जिक्र कर रहे हैं? मेधा पाटकर या मेधा पाटकर जी, आम आदमी, वो पहले आम आदमी पार्टी में रही हैं। नहीं, पहले नहीं, अभी भी है। वो गुजरात के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी। वो तो गुजरात में लोगों का जिस प्रकार से गुस्सा अरविंद केजरीवाल जी ने देखा, तो कहीं ना कहीं वो उसको ओपन में मिलना बंद कर लिया है। वो आज भी छुप छुप के मिलते हैं। हर्ष सांघवी के पास ये अंदर की जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने ईसुदान गढ़वी की जगह मेधा पाटकर को सीएम फेस तय कर लिया था। पूरे गुजरात को पता चल गया था। मुझे छोड़िए, मेरे पास अंतर्निहित माहिती नहीं है, गुजरात के एक एक नागरिक बोलने लगे, तभी ये लोग डर गए। अच्छा, ये मेधा पाटकर कौन सी पार्टी की संसद की उम्मीदवार थी? आम आदमी पार्टी। ये कांग्रेस की अभी भारत तोड़ो वो जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कौन ये था? आप सायास हर बार भारत तोड़ो जोड़ो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जोड़ो तोड़ो बात जोड़ो की करते हैं, काम करते हैं तोड़ने का, तो वो साथ में ही है। इनका जोड़ो तोड़ो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ये मेधा पाटकर ने गुजरात तोड़ने की कितनी कोशिशें की है। आप नर्मदा आंदोलन की बात कर रहे हैं? नर्मदा, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को लेकर जो हुआ, नर्मदा आंदोलन नहीं था। ये गुजरात के किसानों को कहीं ना कहीं उनको गरीब रखना, उनके घर में 2 वक्त की रोटी ना आ पाए, उसके लिए ये बांध रोकने की कोशिश मेधा पाटकर ने की थी, और पूरी गुजरात की जनता उनको जानती है। और वो मेधा पाटकर आम आदमी पार्टी की एक वरिष्ठ नेता है, और जिस प्रकार से कांग्रेस के साथ कोलिशन करने की उन्होंने जो काम किया था, वो लोगों ने देखा। ये दोनों साथ में है भाई साहब, दोनों साथ में मिलके आए हैं वापस गुजरात में। लेकिन ये वक्त भी 2022 में ये हमको बड़ा, आप नेताओं, असदुद्दीन ओवैसी से बात करिए, वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल 2013 के नरेंद्र मोदी हैं। केजरीवाल से बात करिए, वो कहते हैं भाजपा कांग्रेस की यहाँ मिली भगत रहती है, हमको मौका दीजिए। भाजपा से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कांग्रेस और केजरीवाल। आप मुझे ये बताइए कि आपने राहुल गांधी और मेधा पाटकर की वो तस्वीरें देखी? जी, मैंने देखी। मेधा पाटकर कौन सी पार्टी की नेता है का नहीं पता, आम आदमी पार्टी में थी। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वो आम आदमी पार्टी की संसद की उम्मीदवार थी जी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से लगातार मिलती रहती है, साथ में पार्टी की कार्यालय पे बैठकों में जाती है। और वो आज उम्मीदवार तो अल्पेश ठाकुर भी 2017 में कांग्रेस के थे, ऑफिशियल आया ना बीजेपी में, ऑफिशियल बीजेपी में आया है जी, उन्होंने ऑफिशियल आया है। और ये तो पिछले महीने ही ये इन दोनों की बैठक हुई, इतनी लंबी, अरविंद केजरीवाल और मेधा पाटकर, लगातार चलती है बैठक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरी सवाल, जब हम 2017 में चुनाव कवर करने आए, तब मैं सूरत नहीं आया था, दूसरी टीम आई थी, तब हम तो नए नवेले थे। सौराष्ट्र में मैं खूब घूमा था और समझ में आ रहा था कि इस बार बहुत करीबी मुकाबला है, 180 का मुकाबला जी। ये वक्त, इस वक्त तो मैं घूम रहा हूँ। कहाँ जाके आए? मेरी 2 टीमें हैं जो प्रदेश में घूम रही हैं, और मैं जो बड़े बड़े शहर हैं, जो आपके दुर्ग हैं, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, भावनगर, राजकोट, जिन्होंने सरकार बचाई थी 2017 में, उन सब जगहों पर जा रहा हूं, और टीम सब जिलों में जा रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 2017 में जो पाटीदार अनामत आंदोलन के चेहरे थे, हार्दिक पटेल, वो अब आपकी पार्टी में आ गए हैं। अल्पेश ठाकुर पार्टी छोड़ के आए, राधनपुर बाई इलेक्शन हारे, इस बार आपने उनको गांधीनगर की एक रिलेटिवली सेफ सीट दे दी, ताकि वो बाकी जगह पे ठाकुर समाज को पार्टी के पीछे लामबंद कर सकें। और जिग्नेश मेवाणी जो निर्दलीय लड़ रहे थे, वो अभी भी कांग्रेस में है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि हार्दिक पटेल और इन सब के बारे में खूब जब चर्चा होती है, तो जिग्नेश मेवाणी वगैरह आरोप लगाते हैं कि साहब मुकदमों का ऐसा डर था
बीजेपी ने दिखाया कि हार्दिक को मजबूरी में जाना पड़ा। ये सूरत एक बड़ा गढ़ भी रहा, यहाँ बड़ी बड़ी रैलियां हुई थी। देखिए, जिग्नेश मेवानी की बात आप ही सुनते हो, हमारे वहाँ गुजरात में कोई सुनता नहीं है उनकी। आपके विधानसभा के विधायक हैं, विधायक, आपने कहा ना आप सब 182 लोगों का ख्याल रखते हैं। विधायक जरूर है, लेकिन उनकी जो बातें, जिस प्रकार से देश तोड़ने वाली, समाज तोड़ने वाली जिस प्रकार की बातें होती है, गुजरात में उनको पसंद लोग कम करते हैं। अच्छा, मेरा तो वो तो युवान है, मेरा उनसे विनती है कि एक जिम्मेदार विधायक के तौर पे उन्हें स्टेटमेंट देना चाहिए। गुजरात में कभी कोई विधायक ये नहीं कह सकता है कि केस के डर से वो पार्टी छोड़ी उसने, ये पॉसिबल नहीं है। कांग्रेस के अंदर हालत इस प्रकार की है कि 10-10 टर्म तक जो जीते हुए विधायक हैं उनके, मोहन सिंह राठवा, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ विधायक, उनको कांग्रेस की जिस प्रकार की परिस्थिति थी और जिस प्रकार से कांग्रेस में मात्र एक परिवार का राज चल रहा था, उससे थक के वो बीजेपी में आ गए। आप सोचिए, जिनको 10-10 टर्म तक हम लोग की भारी, जब मतलब गुजरात में जब बहुमति आती है तभी भी हम उनको नहीं हरा पाए, ऐसे मोहन सिंह राठवा को जब कांग्रेस छोड़ लेनी पड़ी तो कांग्रेस की हालत क्या होगी। तो हार्दिक पटेल जैसा युवान जिसको ये राज्य के लिए कुछ करना है, वो तो छोड़ ही लेगा ना। क्यों ऐसी पार्टी में उसका जीवन बर्बाद करेगा। मोहन सिंह राठवा जी ने तो आज 75 साल के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। 10 टर्म तक विधायक थे, 10 टर्म्स कंटिन्यूज। इसीलिए पार्टी के पुराने कार्यकर्ता ये भी पूछते हैं कि हमारी लिस्ट है, हमारी लिस्ट में आप देखिए ये लोग भाजपा के थे, इतने 38-40 के टिकट कट गए, ऐसा नहीं, और 1/3 1/4 वो लोग हैं जो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से आए। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ये सभी नेताओं के साथ उनके चुनाव में लगे हुए हैं और सभी नेता के साथ मिलके आने वाले 5 साल काम करेंगे। आप देखना, ये परिवार है, ये संयुक्त परिवार है। हो सकता है छोटे मोटे बंदूक कुछ चुनाव डिक्लेयर होने से, टिकट डिक्लेयर होने से 1-2 दिन के लिए चलते हैं, वो ये कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन सामान्य तौर से हम लोग सब साथ में मिलकर काम करते हैं और वो क्षेत्र के हित में काम करते हैं। तो हमारे परिवार के सभी सभ्य आपको वो क्षेत्र या कहें क्या सामान्य को सामान्य, क्योंकि जब देखा जाता है कि साहब पूरी कैबिनेट बदल दी गई सितंबर 2021 में, चू तक नहीं हुई। जितने दावेदार थे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे, उन सबसे चिट्ठी लिखवा दी गई कि हमको टिकट नहीं चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी से सीखने जैसी बात है। सख्त अनुशासन, फॉल इन लाइन और फॉल आउट। अनुशासन की बात नहीं, ये परिवार की भावना की बात है। ये अनुशासन और ये सब विपक्ष के उससे बोले वो ठीक है, ये परिवार की भावना की बात है कि सभी क्षेत्र में अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी में हर वक्त कहीं ना कहीं नए लोगों को मौका देना है। आप देखिए, विजय भाई रूपानी जी पूरे सौराष्ट्र में प्रचार में जुड़े हुए हैं। नितिन भाई पटेल मेरे चुनावी रैली में आके गए, यहाँ बाजू की चुनावी रैली में आके गए, उत्तर गुजरात के कई क्षेत्र के अंदर खुद प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल नाराज नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है भाई साहब, पॉसिबल ही नहीं है। ये परिवार है, मैंने आपको बोला, ये परिवार की भावना यहाँ लोगों को सीखने आनी पड़ेगी भाई साहब। आप देखिए, और चुनाव का नतीजा भी बहुत ऐतिहासिक होगा, बहुत ऐतिहासिक होगा। चलिए हर्ष सांघवी जी, आपने विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जमघट में सवालों का सिलसिला चलता रहेगा, आप देखते रहिए लल्लन टॉप।